नमस्कार, स्वदेश आर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन बाजार में पहले नया शिखर बना, फिर मुनाफा वसूली नजर आई। निफ्टी 55 अंक से ज्यादा चढ़कर 16,618 के लेवल पर बंद हुआ। सेंसेक्स में 177 और निफ्टी बैंक में 33 अंकों की तेजी नजर आई। दिन भर अब बाजार ने कैसा मूवमेंट दिखाया, हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा इसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं। आज के दिन मार्केट्स के लिए वैसे तो ठीक था, लेकिन हाँ एक रेंज का कारोबार। बाजार ने जो शुरुआती गेन अपनाए उसको धीरे धीरे करके कम किया और क्लोजिंग तो खैर हर निशान में थी। एक और चीज आज नोटिस हुई है मार्केट में कि हमने एडवांसेस अच्छे खोले थे, 1000 शेयर से ऊपर 1300 तक पहुंच गए थे, लेकिन बाजार क्लोज होते होते डिक्लाइंस 1000 हो गए और एडवांसेस 941 हो गए, यानी कि थोड़ा चेंज हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग हुई है। एक और पॉइंट, वॉलेटिलिटी इंडेक्स में थोड़ी हलचल वापस से बढ़ी है, तो इसलिए थोड़ा सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। बाजार बहुत दिनों तक इसी तरह से एक रेंज में नहीं रह सकता। हालांकि आपको एक बार और बता दें, आज मार्केट ने यानी कि निफ्टी ने फिर से एक नया ऑल टाइम हाई भी लगाया है और ये आज बैक टू बैक सेकंड डे है जो अपने ऑल टाइम हाई को फिर से इसने क्रिएट कर दिया। निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट अपना तीनों ही ऑल टाइम हाई लगा चुके हैं, लेकिन छोटे मझोले शेयर यानी कि मिड कैप का इंडेक्स, स्मॉल कैप का इंडेक्स अभी थोड़ा दूर है। जल्दी से चेक कर लेते हैं आज के टॉप गेनर कौन कौन से थे। आज मार्केट के अंदर अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर अच्छा चला, एक तो थोड़ा डिफेंसिव होने की वजह से और कमेंट्री अच्छी आने की वजह से एचयूएल के अंदर कुछ बाइंग हुई। जेएसडब्ल्यू स्टील, सिप्ला, ब्रिटानिया जैसे शेयर्स भी आज हमको अच्छी खरीदारी होती हुई दिखी है। इन सभी शेयर्स में 1 से 1.5% तक का उछाल था। आते कमजोर शेयर इंडेक्स को आज कमजोर कौन सा करा था? बैंक निफ्टी एक्चुअली में निफ्टी के मुकाबले थोड़ा कमजोर है, यानी कि थोड़ा साइडवेज ज्यादा है, इसलिए आप अपनी टॉप लिस्ट जो काउंटर्स की टूटी हुई देख पा रहे हैं उसमें सबसे ऊपर बैंकिंग काउंटर देखेगा इंडसइंड बैंक, और आज चलते चलते ज्यादातर बैंकिंग काउंटर्स में प्रॉफिट बुकिंग होना शुरू हो गया था। बजाज फिनसर्व ये भी आज कमजोर हुआ, बंद हुआ। कोल इंडिया और पावर ग्रिड जैसे शेयर्स भी आज कमजोर बंद हुए हैं। आ जाते हैं छोटे मझोले शेयर्स की कैटेगरी के अंदर। वहां पर अगर आप देखेंगे तो स्मॉल कैप जो इंश्योरेंस वाली कंपनियां हैं वो बहुत अच्छी चली, जैसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस, ये करीब 13% 14% ऊपर थी। ग्लैंड फार्मा को लेकर खबर आई, बाद में क्लैरिफिकेशन भी आया कि हमारे प्रमोटर्स कोई हिस्सेदारी नहीं बेच रहे हैं और ऐसी ना ही हमको कोई जानकारी है। शेयर 7.5% ऊपर। ग्रीन लैम्प इंडस्ट्रीज भी आज 7% ऊपर है। और इमामी के अंदर भी जो सॉफ्ट कमोडिटीज का नीचे आना और रूरल आउटलुक अच्छा मिल जाना, ये सभी शेयर्स को आज चलाता हुआ दिखा। आ जाते हैं लूजर्स पे, छोटे मझोले शेयर्स की कैटेगरी में। लॉरस लैब को लेकर जो रिपोर्ट आई है कोटक की, शेयर को नीचे लेके गई। एल कार्गो के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुई, एजिस लॉजिस्टिक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुई और साथ ही बजाज के ज्यादातर शेयर, फिनसर्व, फाइनेंस, ऑटो, होल्डिंग्स सभी नीचे थे। मिड कैप कैटेगरी में 5.5% नुकसान आपको होल्डिंग में दिखेगा। आते हैं साल का हाई आज किन शेयर्स ने लगाया। आज अगर आप देखेंगे तो IRFC, AB कैपिटल, CCL, इन सभी शेयर्स ने आज का साल का हाई लगाया। ये जो कॉफी वाले दोनों स्टॉक्स हैं, CCL प्रोडक्ट और बॉम्बे बर्मा, दोनों आज काफी अच्छे चले और आज IDBI बैंक के अंदर भी 2 से 2.5% तक की हमको तेजी बनते हुए दिखे। कुल मिला के मार्केट ने आज का दिन बिल्कुल पोलाइट, बिल्कुल शांति के साथ दिया है। अब बाजार को चलना है तो कुछ नए ट्रिगर्स की जरूरत होगी और वो जल्दी ही आने चाहिए। फिलहाल तो रेंज का मार्केट आज क्लोज कर गया। नए ट्रिगर्स की तलाश में मार्केट और बड़ी गिरावट के बाद क्रूड में अब रिकवरी हो रही है। कच्चे तेल को लेकर क्या हैं बड़ी खबरें, हमारे सहयोगी विश्व मोहन इसके बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। देखिए, जिस तरह की गिरावट आई थी नवंबर के महीने में, हमने देखा था कि क्रूड की कीमतें 20% तक टूट गई थी, तो एक निचले स्तर पर एक बाइंग आई है और $85 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव चला गया है। लेकिन कुछ अहम ट्रिगर है जो अगले हफ्ते के लिए क्रूड की कीमतों पर दोनों तरफ से प्रेशर डाल सकते हैं। पहला ट्रिगर तो यह है कि ओपेक प्लस की 4 दिसंबर को बैठक है, जहां पर अनुमान लगाया जा रहा है कि उत्पादन कटौती का ऐलान हो सकता है, या जो अक्टूबर में जो उत्पादन कटौती का फैसला हुआ था रोजाना 2 लाख बैरल का, उसी पॉलिसी को आगे ले जा सकते हैं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि G7 देश रूस के क्रूड ऑयल पर प्राइस कैप लगाने वाले हैं। $65 से $75 पर प्राइस कैप लगाने पर विचार चल रहा है, लेकिन वो ऑलरेडी बाजार में उसी प्राइस के आसपास में रूस की तरफ से क्रूड की बिक्री होती है, तो इससे रूस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा और सप्लाई की दिक्कतें नहीं होगी। तीसरी खबर ये भी है कि यूरो जोन की तरफ से
जो रूसी ऑयल पर जो पाबंदी लगनी है, सैंक्शन जो लगने हैं, उसकी भी तारीख 5 लाइन है, वो डेडलाइन है, वो भी प्रभावी 5 दिसंबर को ही हो जाएगी। तो कुछ अहम खबर है जो क्रूड के लिए को काफ़ी दोनों तरफ भी दिशा दे सकते हैं। और चौथी सबसे बड़ी खबर है चीन को लेकर, जहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है लगातार। कोरोना जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ वहां पर लोग विरोध कर रहे हैं और वहां के डिमांड आउटलुक को लेकर काफ़ी चिंता है। तो ये सारे फैक्टर ऐसे हैं जो क्रूड को दोनों तरफ ही मूवमेंट दे सकते हैं और यही वजह है कि निचले स्तरों पर फिलहाल बाइंग दिख रही है, लेकिन एक्सपर्ट्स को लगता है कि आपको दोनों तरफ की चाल के लिए क्रूड में तैयार रहना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया और विस्तारा के मर्जर का ऐलान कर दिया है। मर्जर के बाद एयर इंडिया के पास 218 विमानों का बेड़ा होगा। टाटा ग्रुप के मुताबिक रेगुलेटरी मंजूरी के बाद एयर इंडिया और विस्तारा का विलय हो जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अनुराग जोशी। टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया और विस्तारा के मर्जर का ऐलान किया है। मर्जर के बाद एयर इंडिया विदेश सेवा उपलब्ध कराने वाला देश का सबसे बड़ा एयरलाइन होगा और देश में हवाई यात्रा उपलब्ध कराने वाला दूसरा सबसे बड़ा एयरलाइन होगा। मर्जर के बाद एयर इंडिया के फ्लीट की संख्या 2018 होगी। हम आपको बता दें कि 2013 में टाटा ग्रुप और सिंगापुर एयरलाइंस ने विस्तारा की स्थापना की थी, जो कि एक कंपनी के द्वारा की थी जिसका नाम टाटा SIA एयरलाइंस है, जो विस्तारा को ऑपरेट करती है। इसमें टाटा ग्रुप की निवेश 51% और सिंगापुर एयरलाइंस की निवेश 49% है। अभी मर्जर के बाद सिंगापुर एयरलाइंस की एयर इंडिया में निवेश करीब 25% होगी और सिंगापुर एयरलाइंस एयर इंडिया में 2059 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। डिजिटल करेंसी रिटेल CBDC के पायलट लॉन्च को लेकर ET नाउ स्वदेश की खबर पर मुहर लग गई है। RBI ने 1 दिसंबर से रिटेल CBDC का पायलट लॉन्च करने का फैसला किया है। पायलट लॉन्च के नतीजों के एनालिसिस और कमियों को दूर करने के बाद CBDC को पूरी तरह बाजार में उतारा जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं ET नाउ स्वदेश संवाददाता अंकुर मिश्रा। जी हाँ, जैसा कि हमने ET नाउ स्वदेश में अपने दर्शकों को बताया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अब बोला है कि 1 दिसंबर से रिटेल CBDC का पायलट लॉन्च शुरू होगा। अब ये पायलट लॉन्च किन पार्टियों द्वारा होगा? जैसा कि हमने बताया था कि 8 बैंक्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं और RBI की रिलीज भी यही कहती हैं कि पहले 4 बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, यस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक पहले इनमें इन्वॉल्व होंगे। उसके बाद 4 और बैंक इस कड़ी में जुड़ेंगे जो कि रिटेल CBDC का पायलट टेस्टिंग करेंगे। यहाँ पर 2 तरीके के यूज़र ग्रुप बनाए जाएंगे। 2 परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। पहला तो P2P यानी पर्सन टू पर्सन और दूसरा P2M यानी पर्सन टू मर्चेंट। ये टेस्टिंग की जाएगी कि इन क्लोज यूज़र ग्रुप में किस तरीके से रिटेल CBDC काम कर रहा है, जो अभी का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। साथ ही साथ इसके लॉन्च की अगर बात करें तो जब तक इन सारे जो टेस्ट हैं उसमें डिज़ायर रिजल्ट नहीं मिल जाते और जो भी कमियां अगर पाई जाती हैं वो पूरी नहीं हो जाती, उसके बाद ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फैसला करेगा कि आखिर कब इसको फुल फॉर्मेट में आपके और हमारे यूज़ के लिए रिटेल CBDC को लॉन्च करना है। बिल्कुल, बढ़ते आगे। 1 दिसंबर से हवाई सफर का तरीका बदलने की तैयारी की जा रही है। दरअसल सरकार 1 दिसंबर से देश के 3 बड़े एयरपोर्ट पर डिजी यात्रा सेवा की शुरुआत करने जा रही है। क्या होगी ये सेवा, इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। हवाई मुसाफिरों के लिए अहम खबर। 1 दिसंबर 2022 से आपकी हवाई यात्रा करने का तरीका और अनुभव बदलने जा रहा है। सरकार आधिकारिक रूप से 1 दिसंबर से देश के 3 अहम एयरपोर्ट पे डिजी यात्रा सेवा की शुरुआत करने जा रही है। ये 3 एयरपोर्ट हैं, दिल्ली एयरपोर्ट, बेंगलुरु एयरपोर्ट और साथ में वाराणसी एयरपोर्ट। डिजी यात्रा यानी कि बिना किसी पेपर के आप अपने वेरिफिकेशन को पूरा कर सकते हैं और किसी भी सिक्योरिटी पॉइंट पे आपको किसी भी पेपर वर्क प्रक्रिया को अपनाना नहीं होगा। तो ये एक डिजिटल इनिशिएटिव है। पेपरलेस तरीके से आप अपनी यात्रा को पूरा कर पाए और इसी का नाम डिजी यात्रा है। सरकार डिजी यात्रा को चरणबद्ध तरीके से देश के अहम एयरपोर्ट पर लागू करना चाहती है। पहले चरण में 1 दिसंबर में 3 एयरपोर्ट शामिल है, जिसमें दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी एयरपोर्ट
है, जबकि दूसरे चरण में देश के 4 अन्य एयरपोर्ट शामिल किए गए हैं, जिसमें विजयवाड़ा एयरपोर्ट है, कोलकाता एयरपोर्ट, हैदराबाद एयरपोर्ट और पुणे एयरपोर्ट शामिल है, जहां मार्च 2023 से यह डिजी यात्रा सेवा को शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है और उसके बाद देश के अन्य एयरपोर्ट में डिजी यात्रा सेवा को आरंभ किया जाएगा। और शुरुआती दौर में यह सिर्फ डोमेस्टिक यानी कि घरेलू हवाई यात्रा करने वाले लोगों के लिए ही इसको अपनाया जाएगा, जिसको आगे जाकर के इंटरनेशनल पैसेंजर के लिए भी अपनाया जा सकता है। इस सेवा के जरिए सरकार की कोशिश ये है कि डिजिटल इनिशिएटिव को बढ़ावा दिया जाए, यानी कि अगर आप आने वाले वक्त में इन एयरपोर्ट से हवाई यात्रा करते हैं तो आपको डिजी यात्रा ऐप, जो कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है, उस ऐप पर आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के लिए आपको आधार कार्ड और एक सेल्फ क्लिक्ड फोटो की जरूरत होगी। तो इसके जरिए आप बिना किसी पेपर प्रक्रिया को अपनाए हुए अपनी हवाई यात्रा पूरा कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। सरकार ई मार्केट प्लेस जल्द अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को पछाड़ने की तैयारी में है। जीईएम के सीईओ पीके सिंह से इस सिलसिले में खास बातचीत की हमारे संवाददाता समीर दीक्षित ने। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस बहुत जल्द अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे जो दिग्गज ऑनलाइन कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, इसको पीछे छोड़ने की तैयारी कर रही है। आंकड़े क्या हैं और हाल में कौन सी नई उपलब्धि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी कि जेम ने ये हासिल की है, बात करने के लिए हमारे साथ जेम पोर्टल के सीईओ पीके सिंह जी है। सर, एक नई उपलब्धि जेम ने अभी जो हासिल करी है वो क्या है और आपकी क्या तैयारी है अमेजन, फ्लिपकार्ट को पीछे छोड़ने के लिए? जैसा कि मैंने कहा कि आज करीब 4 बजे दोपहर में हम इस फाइनेंशियल ईयर में, इस वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने 1 लाख करोड़ का टारगेट, 1 लाख करोड़ का फिगर क्रॉस कर लिया है। और अगर आप साइज के टर्म्स में देखें तो इस साल हम कहाँ पहुंच सकते हैं। हमने 1.5 लाख करोड़ का लक्ष्य अपने लिए तय किया था, लेकिन जिस रेट पे हम चल रहे हैं 1.5 लाख से हम कहीं ज़्यादा जाएंगे। हो सकता है हम 2 लाख के आसपास भी पहुंच जाएं, जो कि हमारे लिए अच्छी उपलब्धि होगी, बिकॉज एक बड़े बेस पे ग्रो करना अपने आप में एक चैलेंज होता है। हमने लास्ट ईयर 1 लाख करोड़ क्रॉस किया था पूरे वित्तीय वर्ष में। इस साल अगर उसको दुगना कर पाए तो हमें बहुत ही खुशी होगी। जिस तरह से एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है, हमें पूरी आशा है कि हम ये लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। और इसका जो टोटल जो वॉल्यूम हम देखें, क्योंकि अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे जो दिग्गज कंपनी है, कोई $17 बिलियन पे है, कोई $14 बिलियन का उनका मार्केट कैप जो हिसाब किताब गणित लगता है। आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, किस तरीके से उसको पीछे करने के लिए और नए कदम उठा सकते हैं? देखिए, हमारी जो ग्रोथ रही है, अगर पिछले साल के आंकड़े देखें तो हमने $14 बिलियन डॉलर के टर्म में अगर बात करें तो फ्लिपकार्ट शायद 23 था और अमेजन 17 पे था। इस साल हम डबल हो जाएंगे तो हम ऐसे ही 28 पहुंच जाएंगे, 27-28 बिलियन डॉलर। तो हम सरपास करने की हालत में अभी भी है और होपफुली इस वित्तीय वर्ष में कर भी जाए। ओके। ये जो आपका बड़ा फिगर है, इसमें राज्यों की तरफ से कौन से टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स अब तक रहे हैं, और अगर हम केंद्र के जो पीएसयूज हैं उसमें देखें तो कौन इसमें आगे चल रहा है फिलहाल? बहुत ही कड़ा कंपटीशन चल रहा है। लास्ट ईयर राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे था। इस साल के आंकड़े में हम देख रहे हैं कि गुजरात आगे चल रहा है, अभी 2 मार्जिनली, बट गुजरात उत्तर प्रदेश आगे चल रहा है। तो पहले नंबर पे राज्यों में गुजरात है, दूसरे पे उत्तर प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पे मध्य प्रदेश। बढ़ते हैं आगे। एलआईसी ने टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम में बढ़ोतरी की है। वहीं बाकी कंपनियों ने प्रीमियम किस तरह बदले हैं, इस पर और डिटेल्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी अनुराग। देखिए, पिछले हफ्ते हमने आपको बताया था कि एलआईसी जो अपने प्योर प्रोटेक्शन के टर्म इंश्योरेंस प्लान्स हैं वो वापस लेने वाला है, बंद करने वाला है और उसकी जगह नए प्रोडक्ट लॉन्च किए जाएंगे। तो हमारी खबर पे मुहर लगी है और एलआईसी के द्वारा अपने पॉपुलर जो टर्म इंश्योरेंस प्लान थे, जीवन अमर और टेक टर्म, को वापस ले लिया गया और उसकी जगह नए इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किए गए हैं, जिसका जो प्रीमियम है वो 35% ज़्यादा है जो पुराना उनके पॉलिसी ऑफर की जा रही थी। और कंपनी के द्वारा जो टेक टर्म का नाम दिया गया है वो न्यू टेक टर्म प्लान नाम दिया गया है। उसकी एक छोटी सी कैलकुलेशन हमारे द्वारा की गई है। जो टेक टर्म पॉलिसी कंपनी के द्वारा ऑफर की जाती थी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, उसका जो प्रीमियम होता था 1 करोड़ रुपए सम एश्योर्ड का 40 साल के टेन्योर के लिए, और 30 साल का व्यक्ति अगर पॉलिसी ले रहा है तो उसका प्रीमियम होता था 14,122 रुपए। लेकिन अब वो बढ़ा के, जो अभी हमने वेबसाइट पे चेक किया है, वो हो गया है 18,992 रुपए, यानी 35% की बढ़ोतरी एलआईसी के द्वारा अपने प्रीमियम में की गई है। और उसकी मुख्य वजह है री इंश्योरेंस सपोर्ट। री इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा जो प्रीमियम में बढ़ोतरी की गई और उसी
को देखते हुए LIC के द्वारा भी अपना प्रीमियम जो है नई पॉलिसी में बढ़ाया गया है। इसके अलावा जो LIC का मैनेजमेंट भी कई बार ये कह चुका है कि जो उनका फोकस होता था पार प्रोडक्ट्स पे, उसको शिफ्ट करके अब वो नॉन पार प्रोडक्ट्स पे ला रहे हैं। तो जो टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी नॉन पार कैटेगरी के अंदर आते हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। फर्जी मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी के बढ़ते मामलों ने इंश्योरेंस कंपनियों की चिंता बढ़ा दी है और इसके बाद 4 सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों ने सार्वजनिक अपील कर नोटिस जारी किया है और पॉलिसी होल्डर्स को फर्जी मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी के पर आगाह किया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं अनुराग शाह। देखिए, 4 जो सरकारी इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनके द्वारा एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया है और उस नोटिस में पॉलिसी होल्डर्स को आगाह किया गया है कि जिस तरह से देश के अंदर फर्जी मोटर इंश्योरेंस कंपनियों फर्जी मोटर इंश्योरेंस के जो मामले बढ़ रहे हैं, जहां पर जो तय कीमत होती है उससे थोड़ी कम कीमत पर पॉलिसी जारी हो जाती है और जो पॉलिसी होल्डर होता है उसे पता ही नहीं होता है कि उसके द्वारा जो पॉलिसी खरीदी गई वो पूरी तरह से फर्जी है। और इसमें जो कंपनियों के द्वारा नोटिस जारी किया गया उसमें कहा गया है कि जो भी फर्जी मोटर पॉलिसी होगी उसमें इंश्योरेंस कंपनी की कोई जवाबदेही नहीं होगी। अगर एक्सीडेंट होता भी है तो उसका क्लेम से लेके थर्ड पार्टी को भी भुगतान करना होगा, उसकी भी जिम्मेदारी इंश्योरेंस कंपनी की नहीं होगी और इंश्योरेंस कंपनी की किसी भी तरह की जवाबदेही नहीं होगी। और फर्जी जो मोटर पॉलिसी ग्राहक के द्वारा खरीदी गई है उससे जुड़ी हुई सभी तरह की जो जवाबदेही है वो पॉलिसी होल्डर पर ही आएगी। साथ साथ इंश्योरेंस कंपनियों ने यह भी कहा है कि ग्राहक खुद चेक कर सकते हैं कि किस तरह से जो उनकी पॉलिसी है वो जेन्युइन है या फिर फर्जी है। जिस तरह से आजकल जो पॉलिसी जारी होती है वहां पर QR कोड बताना जरूरी होता है, तो कंपनियों के द्वारा कहा गया है कि बिना QR कोड की जो पॉलिसी है वो ग्राहक नहीं खरीदे। जिस पॉलिसी के ऊपर QR कोड हो उसे ही खरीदा जाए। इसके अलावा QR कोड को स्कैन करके आसानी से जांचा जा सकता है कि आपकी जो पॉलिसी है वो जेन्युइन है या नहीं। इसके अलावा जब प्रपोजल फॉर्म भरा जा रहा है, जब ग्राहक अपनी जानकारी दे रहा है, तो वहां पर यह सुनिश्चित करे कि अपना मोबाइल नंबर भी दर्ज कराए। तो अगर मोबाइल नंबर दर्ज कराने के बाद जो इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा सूचना भेजी जाएगी, मैसेज भेजा जाएगा प्रीमियम से जुड़ा हुआ और जितने पैसे की पॉलिसी ली गई है वो सारी सूचना SMS के जरिए इंश्योरेंस कंपनी मुहैया कराएगी। तो ये भी इंश्योरेंस कंपनियों के नोटिस में कहा गया है। तो इसके पीछे मकसद यही है कि जिस तरह से देश में तेजी से बड़े मामले आए हैं मोटर इंश्योरेंस से जुड़ी हुई फर्जी इंश्योरेंस पॉलिसी का, तो वहां पर लोगों को सतर्क करने के लिए 4 जो सरकारी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस और ओरिएंटल इंश्योरेंस, इनके द्वारा एक बड़े पैमाने पर सार्वजनिक अपील की गई है। और इधर भारतीय रुपए में इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट को लेकर वित्त मंत्रालय ने 5 दिसंबर को एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, जिसमें RBI, वित्त मंत्री, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमर्स मिनिस्टर समेत कई स्टेक होल्डर शामिल होंगे। कई कंपनियों और बैंकों के MD और CEOs इस मीटिंग में रुपए में इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट को लेकर अपनी राय रखेंगे। ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी मेघना मित्तल। जी, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। जो इश्यूज आ रहे हैं रुपी में इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ सेटलमेंट में ट्रेड करने के लिए, इस मीटिंग को बुलाया गया है दिसंबर 5 को। फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी इस मीटिंग को चेयर करेंगे और ये इंटर मिनिस्ट्रियल मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें सीनियर ऑफिशियल्स, इकोनॉमिक, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के, कॉमर्स मिनिस्ट्री के इस मीटिंग का हिस्सा होंगे। इसके अलावा जो टॉप बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, MDs एंड CEOs, वो सारे इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर बैंक्स के MD एंड CEOs सारे इस मीटिंग का हिस्सा होंगे। इस मीटिंग का बेसिकली जो एम है वो ये है कि कैसे ट्रेड सेटलमेंट, जो इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट रुपी में जो मैकेनिज्म लॉन्च किया था RBI ने जुलाई में, उसको कैसे बूस्ट किया जा सके। हम जानते हैं कि इंडिया ऑलरेडी UAE और सऊदी अरेबिया से भी बातचीत कर रहा है इस रुपी में ट्रेड सेटलमेंट
को बूस्ट करने के लिए। रशिया के साथ ऑलरेडी हमारा ट्रेड सेटलमेंट रुपी में हो रहा है, जिसके लिए आरबीआई ने वॉस्ट्रो अकाउंट्स के लिए अप्रूवल भी दिए थे कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को। तो इन्हीं सब मुद्दों को नज़र रखते हुए ये जो मीटिंग है ये डिस्कस करेगी कैसे जो बैंक्स के जो कंसर्न्स हैं, कैसे जो उन्हें प्रॉब्लम फेस हो रही है वो सब मिटिगेट किए जा सकें, ताकि इसको बूस्ट करके जो बैलेंस ऑफ ट्रेड में जो डेफिसिट है उसको थोड़ा सा रिड्यूस किया जा सके। तो ये बहुत ही हाई लेवल इंपॉर्टेंट मीटिंग दिसंबर 5 को जो कि देखने वाली रहेगी। चले बढ़ते आगे और रुख कुछ और खबरों का। गुजरात के सियासी संग्राम का दिन आखिरकार नजदीक आ चुका है। आज पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी समेत सभी सियासी पार्टियों ने गुजरात के रण में अपनी सत्ता काबिज करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के कई दिग्गज आज गुजरात में थे, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने आज 4 रैलियां की तो जेपी नड्डा 3 शहरों में जनसभा की कमान संभालते नजर आए। साथ ही गुजरात में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी की ओर से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आम आदमी पार्टी की पतवार संभाली। वहीं कांग्रेस के भी कई दिग्गज आज सियासी पिच पर मैच जीतने के लिए पूरा दमखम दिखाते दिखे। आपको बता दें, पहले चरण में गुजरात की 89 विधानसभा सीटों पर 1 दिसंबर को मतदान होगा। 788 प्रत्याशी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, जबकि दूसरे चरण में 5 दिसंबर को 93 सीटों पर मतदान होगा, जहां 833 प्रत्याशी चुनावी रण में अपनी किस्मत आजमाएंगे। और दूसरी ओर गुजरात चुनाव के लिए जारी प्रचार के बीच पीएम मोदी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बोल एक बार फिर बिगड़े हैं। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए खड़गे ने रावण से पीएम मोदी की तुलना की। उन्होंने कहा कि क्या रावण की तरह पीएम मोदी के 100 मुख हैं, उन्हें समझ नहीं आता। बता दें कि इससे पहले सूरत में जनसभा के दौरान खड़गे ने खुद को अछूत और पीएम मोदी को झूठों का सरदार बताया था। अरे आप तो प्रधानमंत्री हो, आपको काम दिया गया है, वो काम करो। वो छोड़ के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन, एमएलए इलेक्शन, खैर एमपी इलेक्शन, उनको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो फिरते रहते। अब भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कॉर्पोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना। कितने हैं भाई? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? क्या है? और वहीं खड़गे के बयान के बाद एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग का सिलसिला शुरू हो गया है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने खड़गे के बयान पर पलटवार किया है। स्वनाम अध्यक्ष श्रीमान खड़गे जी ने एक बहुत ही शर्मनाक, घटिया और गंदा बयान दिया है। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी, उनकी तुलना रावण से की है कि मोदी जी का चेहरा हर जगह दिखता है, क्या वो रावण है? क्या मतलब है इसका? क्या भारत के प्रधानमंत्री के बारे में देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये घटिया वक्तव्य देंगे? ये हमारे प्रधानमंत्री का ही अपमान नहीं है, ये हर भारतीयों का अपमान है। और अब बात ब्रिटेन और चीन के संबंधों में खत्म होते गोल्डन एरा की। तो ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने फॉरेन पॉलिसी पर दिए अपने पहले भाषण में चीन को लताड़ा है। चीन को दो टूक सुनाते हुए सुनक ने कहा कि चीन से इंग्लैंड के आदर्शों और इंटरेस्ट को लगातार खतरा बना हुआ है, जिसके चलते चीन से ब्रिटेन के संबंधों का गोल्डन एरा अब खत्म हो रहा है। बता दें कि चीन में कोविड पॉलिसी के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को कवर कर रहे एक निजी चैनल के पत्रकार के साथ हुई मारपीट से सुनक काफी नाराज हैं, जिसके बाद उन्होंने चीन से संबंधों में बदलाव को लेकर रणनीति को बदलने की बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि चीन लगातार दुनिया में अपने दबदबे के लिए हर ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। We recognize China poses a systemic challenge to our values and interests. A challenge that grows more acute as it moves towards even greater authoritarianism. Instead of listening to their people's protests,
We also need to evolve our approach to China. Now, let's be clear, the so-called golden era is over, along with the naive idea that trade would automatically lead to social and political reform. और चलिए अब आपको दिखाते हैं कोरोना विस्फोट के बाद चीन की सरकार ने जो सख्ती दिखाई उसका लोगों ने किस तरह से विरोध किया और जिनपिंग सरकार के खिलाफ किस तरह से मोर्चा खोल दिया है। ये नजारा चीन के वुहान का है, वही वुहान जहां से कोरोना का वायरस निकलकर पूरी दुनिया में पहुंचा। आज हालात ऐसे हैं कि पूरा वुहान सड़कों पर है और उसी कोरोना के खिलाफ लगाए जा रहे लॉकडाउन के खिलाफ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। चीन के कई शहरों में आम लोग भी जिनपिंग के सरकार की मुखालिफत कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन और क्वारंटीन की वजह से लोग नौकरियों पर नहीं जा पा रहे हैं, जिससे उन्हें रोजमर्रा के खर्च चलाने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जिनपिंग सरकार ने लोगों की परेशानियों को सुनने की जगह सख्ती का रवैया इख्तियार कर लिया है। चीन के पुलिस प्रदर्शनकारियों को पकड़कर जेलों में बंद कर रही है। न सिर्फ प्रदर्शनकारियों को बल्कि विदेशी पत्रकारों के साथ भी बदसलूकी की जा रही है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे जिनपिंग की पुलिस बीबीसी के एक पत्रकार के साथ जबरदस्ती कर रही है। चीन की पुलिस पत्रकार के साथ ऐसा सलूक कर रही है जैसे कि वो कोई अपराधी है। 4-5 पुलिस वाले सड़क पर पड़े एक जर्नलिस्ट को जबरन उठा रहे हैं। चीन में बीजिंग से लेकर शंघाई तक जन आंदोलन छिड़ा हुआ है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार। पंद्रह साल पूरे किए हुए ट्रक, बसेस, कार सब वो स्क्रैप करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश विशेष। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। अगर आपके पास भी 15 साल से पुरानी गाड़ी है तो ये चर्चा आपके लिए बेहद जरूरी है। जी हां, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा कि भारत सरकार के 15 साल से अधिक पुराने सभी वाहनों को कबाड़ में बदला जाएगा और इससे संबंधित नीति राज्यों को भेजी गई है। गडकरी ने नागपुर में वार्षिक कृषि प्रदर्शनी में एग्रो विजन के उद्घाटन के मौके पर यह बात कही और इस बात के साथ ही अब एक नई बहस छिड़ गई है। जी हां, जो सबसे अहम बात गडकरी ने कही वो ये थी कि 15 साल से अधिक पुरानी सरकारी गाड़ियां, ध्यान दीजिएगा, सरकारी गाड़ियां सड़कों पर नहीं चलेंगी। सभी राज्यों से 15 साल से अधिक का अपनी पुरानी गाड़ियों को हटाने के लिए कहा गया। इसके बारे में उनको विस्तृत पॉलिसी भेजी गई है। इसमें कारों के अलावा बसें और ट्रक्स शामिल हैं। इससे प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। सरकार पहले ही व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी की घोषणा कर चुकी है। स्क्रैप पॉलिसी के तहत 2023 से सभी तरह के जो भारी व्यावसायिक वाहन हैं उनको मैंडेटरी होगा कि वो अपनी गाड़ियों का, अपने व्हीकल का फिटनेस टेस्ट जरूर कराएं। वहीं प्राइवेट वाहनों के लिए ये व्यवस्था जून 2024 से लागू होगी। लेकिन इन सारी पॉलिसीज और पहल के बीच सवाल उठता है कि 15 साल पुरानी गाड़ियों के स्क्रैपेज के पीछे मकसद क्या है। किसी भी बड़े देश में इस तरह की पॉलिसी नहीं है तो भारत में आखिर इस तरह की पॉलिसी की आवश्यकता क्यों पड़ी। कहीं यह फैसला ऑटो कंपनियों के फेवर में तो नहीं। आम आदमी गाड़ी खरीदता है तो उसका एक भावनात्मक जुड़ाव उस कार से होता है। खासकर मिडिल क्लास के लिए कार खरीदना या घर खरीदना एक बड़ी बात है। उनके पूरे जीवन में वो शायद एक गाड़ी या एक घर कर पाते हैं। ऐसे में क्या इस पहलू को देखा नहीं जा रहा? टोटल पोल्यूशन में गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण कितना है और क्या ये फैसला कोई बड़ा फर्क इस लिहाज से पैदा कर पाएगा, इसका क्या आकलन है? और एक आम आदमी का सपना जो है वो गाड़ी खरीदना है, गाड़ी खरीद लेता है वो, ऐसे में 15 से 20 साल में गाड़ी बदले तो क्या ये उसके जेब पर बहुत बड़ा प्रहार तो नहीं है? कहीं जिस इंसेंटिव की बात की जा रही है तो वो व्यवस्था क्या इतनी बड़ी होगी कि इससे आम आदमी नई गाड़ी खरीदने की हिम्मत जुटा सके और पुरानी को स्क्रैप में डालने का हौसला ला सके? सेकेंड हैंड गाड़ियों के मार्केट का क्या होगा? बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे सवाल हैं जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले नितिन गडकरी की वो बात सुनाते हैं, वो ऐलान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने इस बात की घोषणा की।
फाइल पर साइन की है। प्रधानमंत्री जी ने विशेष आग्रह करके मुझे कहा कि बिल्कुल हिम्मत से करिए, और वो निर्णय ऐसा है कि इसके बाद 15 साल के बाद जो भी गाड़ियां होगी भारत सरकार की या भारत सरकार के उपक्रमों की, उनको सबको अपनी गाड़ियां स्क्रैप करनी पड़ेगी, वो चल नहीं पाएगी रोड पर। और अब मैंने शिवराज जी यही भारत सरकार की नीति को सभी राज्य सरकार को भेजा है कि वो भी अपने अंगीकृत कारपोरेशन में और सरकार में 15 साल पूरे किए हुए ट्रक, बसेस, कार सब वो स्क्रैप करें। और स्क्रैपिंग के यूनिट हर जिले में 2-2, 3-3, 4-4 खुलेंगे, जिससे रोजगार मिलेगा, देश का प्रदूषण कम होगा। और फ्लेक्स इंजन पर चलने वाली गाड़ी खरीदी करिए या इलेक्ट्रिक पर चलने वाली गाड़ी खरीदी करिए, इलेक्ट्रिक की स्कूटर, इलेक्ट्रिक की ऑटो रिक्शा ये खरीदी करिए। तो सुना आपने, खास तौर पर जो प्रतिबद्धता है सरकार की वो साफ तौर पर दर्शाते हुए नितिन गडकरी। हमारे सहयोगी समीर दीक्षित की ये रिपोर्ट देखिए, जिसमें वो बता रहे हैं कि आखिर इस घोषणा के मायने क्या हैं, किस तरह की ये पॉलिसी होने वाली है। ऑटो सेक्टर और स्टील सेक्टर से जुड़ी हुई अहम खबर। सरकार के फैसले के मुताबिक जो भी सरकारी वाहन हैं, चाहे वो राज्य सरकार के तहत रजिस्टर्ड हो या फिर केंद्र सरकार के तहत, यहाँ तक कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास भी जो सरकारी वाहन हैं, अगर उन्होंने 15 साल की अपनी उम्र पूरी कर ली है तो उन गाड़ियों को सड़क से हटा दिया जाएगा। सड़क परिवहन मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और नोटिफिकेशन में साफ तौर पर कहा गया है कि ऐसे वाहन जिनके सरकारी वाहन जिनकी उम्र 15 साल हो गई है, उनके रजिस्ट्रेशन को दोबारा नहीं किया जाएगा। और ये जो फैसला है वो 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि इस एक फैसले से कई दिशाओं में लाभ मिलेगा। सबसे पहला फायदा तो ये होगा कि ऐसे वाहनों को सड़क से हटाने से प्रदूषण में एक हद तक कमी आएगी। साथ ही साथ जो स्क्रैपेज के लिए ये वाहन जाएंगे तो कच्चे माल, सस्ता कच्चा माल भी मिल पाने में काफी हद तक मदद मिल पाएगी। आपको बता दें कि इसी साल अप्रैल से व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी ये लागू हुई थी और ये जो नीति है स्क्रैपेज पॉलिसी, इसका मकसद यही है कि सड़कों से अनफिट गाड़ियों को हटाया जाए जो प्रदूषण फैलाती हैं और इसके जरिए एक सर्कुलर इकोनॉमी को भी बूस्टअप किया जाए। यानी कि जब कच्चा माल मिलेगा तो ऑटो सेक्टर को फायदा होगा, स्टील सेक्टर के लिए भी उस इकोनॉमी को बढ़ावा देने में काफ़ी हद तक मदद मिल पाएगी। इसके अलावा सरकार का इंटेंशन ये भी है कि स्क्रैपेज यूनिट भी उनकी संख्या को बढ़ाया जाए, कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्क्रैपेज सेंटर लगाया जाए। हालांकि इस दिशा में बहुत बड़ी मदद या सफलता अभी तक नहीं लगी है, लेकिन सरकार अपने इस इंटेंशन के साथ में, इस लक्ष्य के साथ में आगे बढ़ रही है। और इस दिशा में आपको बता दें कि जो स्क्रैपेज पॉलिसी सरकार ने लागू करी है, कमर्शियल गाड़ियों के लिए तो 15 साल की उम्र निर्धारित है। यानी कि अगर गाड़ी ने 15 साल अपना समय सीमा पूरा कर लिया है और वो फिटनेस टेस्ट के लिए जाती है तो फिटनेस टेस्ट के फेल होने पे उसका रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल नहीं होगा। जबकि प्राइवेट गाड़ियों के लिए ये समय सीमा 20 साल है। अगर प्राइवेट गाड़ियों ने 20 साल की समय सीमा पूरी की है और वो फिटनेस टेस्ट के लिए जाती है और फेल होती है तो उसका रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल नहीं होगा। हालांकि इस मामले में ये साफ तौर पर कहा गया है कि अगर प्राइवेट गाड़ियां स्क्रैपेज सेंटर जाती हैं और फिर वो व्यक्ति अगर नई गाड़ी खरीदता है तो राज्य या फिर केंद्र शासित राज्य उसको सड़क टैक्स में 25% का टैक्स रिबेट दे सकती हैं। तो इस पूरे पॉलिसी के जरिए सरकार की कोशिश यही है कि सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जाए और साथ ही साथ जो प्रदूषण है उसमें भी काफ़ी हद तक कमी लाई जा सके। तो सुना आपने कि किस तरह से इस पॉलिसी का मकसद जो है वो सरकार का है, सरकार का मकसद क्या है इस पॉलिसी को लाने के पीछे, वो हमारे सहयोगी ने बहुत विस्तार से आपको बताया। और इस पर बाकी पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले इन मेहमानों का आपसे परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं हसमुख के शाह साहब, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वी ट्रांस इंडिया लिमिटेड से। बहुत बहुत स्वागत हसमुख जी आपका। इसके साथ ही डॉक्टर सुधीर मेहता हैं, चेयरमैन एंड फाउंडर एका मोबिलिटी से। सुधीर जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और विवेक चट्टोपाध्याय साहब हैं, जो कि सीनियर प्रोग्राम मैनेजर हैं एयर पॉल्यूशन कंट्रोल सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट से। बहुत बहुत स्वागत आपका भी विवेक चट्टोपाध्याय सर। और सबसे पहले मैं हसमुख साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जिस सवाल के साथ इस पूरी चर्चा की मैं शुरुआत करना चाहता हूँ वो ये है कि आखिर ये जो पॉलिसी लाई जा रही है और फिलहाल तो ये सरकारी गाड़ियों तक ही सीमित रहेगी,
इसके पीछे जो भी मकसद नज़र आ रहा है उस पर आपकी राय क्या है? और अगर हम ट्रांसपोर्टर्स के नज़रिए से देखें, जिसमें बसें भी शामिल होंगी, ट्रक भी शामिल होंगे, उनके नज़रिए से देखें तो क्या ये 15 साल का वक्त कहीं उनके साथ अन्याय तो नहीं है? सर, एक जो बात हो रही है कि एक तो मैं इसका ये जो पॉलिसी है उसके मैं सपोर्ट में हूँ, लेकिन जो नितिन गडकरी साहब ने जब बताया कि गवर्नमेंट की जो बसेस और जो भी व्हीकल्स हैं उसको 15 साल में स्क्रैप करना दिए, वो सबसे बेस्ट डिसीजन है, क्योंकि इसमें इफेक्ट कोई भी एक आदमी या छोटे आदमी को इफेक्ट नहीं होने वाली है। और ये जो पॉल्यूशन का जो प्रश्न है वो इंडिविजुअल आदमी जो ट्रांसपोर्टर या इंडिविजुअल जो आदमी होता है वो गाड़ी को जो मेंटेन करता है उतना शायद गवर्नमेंट की जो गाड़ियां होती है उसमें शायद नहीं होता होगा। लेकिन उसको सबसे ज्यादा फायदा ये है कि 15 साल की एकदम हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं कि भाई गवर्नमेंट की जो व्हीकल्स एकदम स्क्रैप होगी तो जो स्क्रैप पॉलिसी में जो उनको डेपो बनाने हैं, जो उनको यूज करना है, रिसाइकिल करना है, उसमें एक तो स्टार्टिंग हो जाएगा। और अभी इतने डेपो खुले नहीं है, जैसे आपने बताया कि अभी गवर्नमेंट की पॉलिसी प्लानिंग हो रहा है, लेकिन इतने डेपो खुले नहीं है। और दूसरे कि ये जो स्क्रैप पॉलिसी आ रही है इसमें जो बेनिफिट मिलना चाहिए कि भाई सपोज किसी ट्रांसपोर्टर या कोई भी इंडिविजुअल आदमी वो गाड़ी को सरेंडर करता है इसमें स्क्रैप के लिए, तो उसको जो टैक्स में जैसे बताया कि रोड टैक्स में खाली 25% उसको बेनिफिट मिलेगा, और स्क्रैप व्हीकल का भी उसको जो प्राइस मिलेगी वो वेट के हिसाब से मिलेगी। सपोज जो आयरन का जो 4 to 6% उसकी वैल्यू जो है, जो परचेस वैल्यू के हिसाब से उसको 4 to 6% मिलेगा, जबकि मार्केट में उसको अभी भी 25 to 30% मिल सकता है। दूसरा कि वो आदमी अगर सरेंडर करता है व्हीकल तो उसको जो लाइफ टैक्स है जो प्राइवेट कार में और कॉमर्शियल व्हीकल में जो उसको जो रोड टैक्स है उसमें बेनिफिट थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, तो आदमी एंकरेज होंगे कि भाई मैं अपनी गाड़ी स्क्रैप करूं। और दूसरा जो आज जो मार्केट में हम लोग लास्ट 5 ईयर्स से देख रहे हैं कि जो व्हीकल की जो कॉस्ट बढ़ गई है, कॉमर्शियल व्हीकल में हम लोग पर्टिकुलर बात करें तो इतनी ज्यादा बढ़ गई है वैल्यू, तो जब स्क्रैप करेंगे और नया गाड़ी लेने जाएंगे तो आज की जो कंपटीशन मार्केट में जो उसको रेट मिल रहा है और जो भी बात हो रही है वो शायद टिकने में उसको तकलीफ होगी। तो ये इसके लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो गाड़ियों की जो वैल्यू आज 5 साल पहले जी थी उसके हिसाब से अभी जो नई जो पॉलिसी आई है यूरो 6 के हिसाब से जो व्हीकल बन रही है उसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा हो गई है कॉमर्शियल, तो कोई भी कॉमर्शियल व्हीकल वाला जो आदमी है जो सिंगल ओनर से, आज इंडिया में 90% व्हीकल ओनर से सिंगल 1 या 2 गाड़ी वाले हैं, वो इसमें टिक नहीं सकेंगे। तो इसका ऑपोज भी ज्यादा होगा, तो उसमें कुछ गवर्नमेंट सोच के उसके लिए कुछ नॉर्म्स बनाए कि भाई एटलीस्ट एक टाइम 15 साल की पॉलिसी बना, लेकिन जैसे अभी आपने बताया कि 15 साल के बाद वो लोग पॉल्यूशन चेक करेंगे और उसके बाद उसको स्क्रैप करेंगे। वो एक अच्छा है कि भाई उस कंपल्सन नहीं है कि अगर टेस्ट में गाड़ी पास हो गई तो वो लोग अपना उसको कंटिन्यूस करेंगे, तो ये एक अच्छा डिसीजन। लेकिन फिर भी इसके लिए जो कंपल्सन का जो पॉलिसी है ना उसमें कुछ बदलाव लावे तो सामने से आदमी जो है कॉमर्शियल व्हीकल जिसके भी है वो सामने से उसको एनकरेज करेगा। जो बात आपने कही उसको वाकई समझने की आवश्यकता है कि जो कंपनसेट करने की बात की जा रही है वो शायद बाजार के चाल के हिसाब से देखना होगा कि हम अगर 15 साल बाद कोई नई गाड़ी लेने जा रहे हैं और अपनी पुरानी गाड़ी को स्क्रैप में डाल रहे हैं तो क्या उस व्यक्ति के लिए वो कोई बर्डन तो नहीं बढ़ रहा। और इसी सवाल के साथ डॉक्टर सुधीर मैं आपके पास आना चाहूँगा, किस तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी तो चलो सरकारी गाड़ियों तक है, लेकिन हम इस तरह की पॉलिसी अगर देखें तो दुनिया के बड़े देशों में तो नहीं है, अमेरिका, यूके, कहीं एग्जाम्पल ले लें, फिर भारत में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई? क्या पोल्यूशन इतना बड़ा वजह बन चुकी है, गाड़ियों से निकलने वाला प्रदूषण, जो इस तरह की पॉलिसी लाने पर सरकार को मजबूर होना पड़ा है, या बात कुछ और है? जी, इसके 2-3 मेन पहलू हैं जो देखे जाने चाहिए। पहले तो जैसा कि आपने फरमाया कि ये पॉलिसी की जरूरत थी क्या, तो यहां मेरा कहना होगा कि 100% इस पॉलिसी की जरूरत है। अगर आप 2-3 आंकड़े देखें, पहला तो आंकड़ा ये है
कि हम इस अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में हैं कि अगर हम 10 सिटीज जो देखें दुनिया की जो सबसे ज्यादा पोल्यूटेड हैं उसमें से मैक्सिमम इंडिया में है, और अगली सिटीज को भी देखें तो पोल्यूशन इंडिया में बहुत बढ़ चुका है। पोल्यूशन बढ़ने में से एक कारण है ट्रांसपोर्टेशन, और जो ये गाड़ियां, खास बात यह है कि जो 15 साल पुरानी गाड़ियां हैं ये नॉर्मली यूरो 0 से यूरो 2 नॉर्म्स वाली हैं। आप आज अगर रिलेटिव बेसिस पे देखें तो आज की जो गाड़ियां हैं उनका प्रदूषण, ये करीब 15 साल पुरानी गाड़ी हो तो उससे करीब 50 से 100 गुना कम होता है। इसका मतलब है कि अगर यूरो 6 रेंज की गाड़ी चले या कमर्शियल व्हीकल चले तो उसका प्रदूषण कई गुना जो 15 साल पुरानी गाड़ियां हैं उससे कम होता है। तो एक तो ये उसका इम्पैक्ट हुआ, दूसरा ये हुआ कि ये गाड़ियां जो हैं ये एंड ऑफ लाइफ हो गई हैं। तो जो आपका कहना था मैंडेटरी नहीं है, बट इनफैक्ट उन कंट्रीज में एक बहुत स्टैंडर्ड सिस्टम है। इंडिया में क्या होता है, नॉर्मली गाड़ी अगर पुरानी हो जाती है तो मैकेनिक खरीद लेता है और उसमें से पार्ट्स निकालकर उसको यूज करता है। उससे भी काफी प्रदूषण होता है, क्योंकि जब वो अनसाइंटिफिक मैनर में गाड़ी को स्क्रैप करते हैं तो उसमें से जब ऑयल निकालते हैं तो जमीन पे गिर जाता है। बाकी पार्ट्स हैं वो कुछ वापस स्पूरियस पार्ट्स या गाड़ियों में लगा दिए जाते हैं जिनसे सेफ्टी के भी इश्यूज होते हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरत थी कि एक प्रॉपर स्टैंडर्डाइज सिस्टम क्रिएट किया जाए, और जो नितिन जी ने क्रिएट किया है, और उसके तहत अब ये पहला स्टेप लिया गया है कि जो 15 साल से पुरानी गाड़ियां हैं गवर्नमेंट की, वो स्क्रैप की जाए। इस पहलू को अगर हम देखें तो नॉर्मली जो गाड़ियों की कॉस्ट होती है उसमें से 30 से 40% तो टैक्सेस ही होता है। तो जब गवर्नमेंट स्क्रैप करेगी गाड़ियां, उनका उससे डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और उसमें से 40% पैसा तो गवर्नमेंट के पास ही जाएगा। तो अगर इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी आप देखें तो ये एक स्टेटेड चीज नहीं है, बट इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट साइड इम्पैक्ट है कि मार्केट को ग्रोथ मिलेगी। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि प्रदूषण कम होगा और सेफ्टी इंप्रूव होगी। अभी इसमें से आप हर सिटी में देखें, अगर मेजर सिटीज में, तो 15 से 20 साल पुरानी बसें, ट्रक जो गवर्नमेंट की हैं वो चल रही हैं, और उसमें से बहुत अनसेफ वर्किंग कंडीशंस में चल रही हैं। इसलिए ये एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप है। और इसके साथ साथ जो एक स्क्रैपेज पॉलिसी गवर्नमेंट लाई थी कुछ साल पहले, बट अभी तक वो कार्यान्वित हो नहीं पाई है, क्योंकि जो एक रॉ मटेरियल कहते हैं, स्क्रैपिंग सेंटर के लिए रॉ मटेरियल क्या है, स्क्रैप्ड व्हीकल, वो पॉपुलेशन बढ़ने नहीं लगी थी। इससे एक जो इनिशियल फोकस है वो सब स्क्रैपेज सेंटर्स में आएगा। गवर्नमेंट की गाड़ियां स्क्रैपेज सेंटर्स में जाएंगी, सर्कुलर इकोनॉमी क्रिएट होगी, और उसके तहत जो स्क्रैपिंग की वैल्यूज भी हैं वो धीरे धीरे बढ़ने लगेंगी, क्योंकि इसमें से एक्चुअली काफी सारे आइटम्स ऐसे हैं जो रीयूज किए जा सकते हैं, चाहे वो स्टील हो, एल्यूमिनियम हो, कॉपर हो, बाकी जो मिनरल्स वगैरह जो उसमें से निकलते हैं। और जब ये क्वांटिटी में बनने लगेंगे तो ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स उनको ही वापस यूज करना चालू करेंगे, और एक रेगुलर सर्कुलर इकोनॉमी क्रिएट होगी। तो मेरे हिसाब से एक बहुत पॉजिटिव, वेरी मच नीडेड स्टेप है, और इससे न केवल प्रदूषण कम होगा बल्कि हमारे शहरों की स्थिति काफी इंप्रूव होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत अहम बात आपने कही कि इस पॉलिसी की आवश्यकता थी, और इससे बाकी जो फ़ायदे होने वाले हैं उनके बारे में भी आपने बहुत बेहतर तरीके से बताया। और विवेक जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा और एक चीज़ समझना चाहूँगा, क्योंकि इस पूरी पॉलिसी में जिस बात को लेकर सबसे ज़्यादा फोकस है वो प्रदूषण को लेकर है। तो मैं समझना चाहूँगा कि जो टोटल पोल्यूशन है उसमें गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं है, गाड़ियों से जो प्रदूषण हो रहा है, वो कितना बड़ा है, और इस पॉलिसी को लेकर आपका क्या सोचना है? देखिए, ये पॉलिसी एक ना एक दिन हमें इम्प्लीमेंट करनी ही थी। ये दिल्ली में तो काफी दिनों से बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन कोर्ट के डायरेक्टिव्स के द्वारा किया गया था कि पुराने गाड़ियों को स्क्रैप किया जा रहा है, परंतु देश भर में ये नहीं है, और इसमें पहल ली जा रही है। तो ये अच्छी कदम है, बिकॉज आप देखेंगे कि जो हालात हैं बसेस की या ट्रक्स की, जो खास करके कमर्शियल व्हीकल्स हैं, उनकी स्थिति यह है कि उनसे प्रदूषण 10 से 15 गुना ज्यादा होता है पुरानी गाड़ियां अगर चल रही हैं। और नए नॉर्म्स, नए स्टैंडर्ड्स लाने का मकसद ये है कि प्रदूषण कम हो। आप जैसे कि भारत स्टेज 6 नॉर्म्स की बात करेंगे, वो BS4 से ही 80% कम प्रदूषण करती हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि जितनी नई गाड़ियां आएंगी
उससे पुरानी गाड़ियों का जो लोड है, प्रदूषण का जो लोड है वो कम होगा। दिल्ली में स्थिति यह है कि 50% जो प्रदूषण का लोकल कंट्रीब्यूशन है वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर से ही है। गाड़ियों की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है, वो एक प्रमुख कारण है, उसमें भी हमें ध्यान देना होगा। और दूसरा ये भी इंश्योर करना होगा कि जो पुरानी गाड़ियां हैं वो क्या हम हटा पा रहे हैं या नहीं। तो इसके पीछे मकसद ये है कि नई गाड़ियां फ्यूल एफिशिएंट भी होती हैं, नई गाड़ियों से प्रदूषण भी कम होता है, और विशेष रूप से कमर्शियल व्हीकल्स चूंकि ये हाईवेज में चलती हैं या एक शहर में रजिस्टर्ड नहीं होती हैं, काफी ज्यादा ट्रैवल करती हैं, तो ओवर यूज होती है, ओवरलोडेड होती हैं, आप देखेंगे। तो इससे प्रदूषण में राहत तो मिलेगी, परंतु हमें एक दो चीजें और भी करनी होंगी इसमें। हमारे जो टेस्टिंग सिस्टम्स हैं अभी वो प्राइवेट व्हीकल्स को फिटनेस टेस्ट के लिए जाना नहीं पड़ता है। एक काफी वो विजुअल टेस्ट ही होता है, वो भी बहुत सालों बाद होता है, 15 साल के बाद। वो हमें एटलीस्ट 2 साल के फ्रीक्वेंसी में करना चाहिए। जैसे यूके का मैं एग्जांपल दूं, वहाँ प्रतिवर्ष होता है फिटनेस टेस्ट इवन प्राइवेट व्हीकल्स का, क्योंकि प्राइवेट व्हीकल्स का फिटनेस टेस्ट नहीं होगा तो उसमें भी एक्सीडेंट्स होती हैं, जैसे कमर्शियल व्हीकल्स का होता है, इसमें भी होना चाहिए। एक तो वो होना चाहिए, दूसरा ये है कि हमारे प्रदूषण के जो टेस्ट हैं, पीयूसी सिस्टम, पॉल्यूशन चेकिंग सिस्टम, वो काफी रूडिमेंट्री है और वो काफी करप्ट सिस्टम भी जैसा हो गया है, तो उसमें सुधार की काफी जरूरत है। रिमोट सेंसिंग टेस्टिंग चालू हो गया है चाइना में, हांगकांग में, सिंगापुर में, इवन यूएस में भी कई शहरों में चालू हो गया है। गाड़ियों को टेस्टिंग सेंटर जाने की जरूरत नहीं है, सड़क में लेन में चल रही है, डिवाइसेस इतने में ही प्रदूषण पकड़ लेती है किस गाड़ी में हो रहा है, क्योंकि नई गाड़ियों में भी प्रदूषण ज्यादा हो सकता है अगर वो मेंटेन प्रॉपरली नहीं की जाए। तीसरा सवाल आता है कि सर्कुलर इकोनॉमी को हम कितना बढ़ावा दे रहे हैं। सर्कुलर इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम स्क्रैपेज सेंटर या एंड ऑफ लाइफ व्हीकल मैनेजमेंट सेंटर्स सेटअप करें, उसके साथ ही हम ये इंश्योर करें कि जो नई गाड़ियां बने उसमें वर्जिन मटेरियल्स का इस्तेमाल कम हो और रिसाइकल्ड मटेरियल का इस्तेमाल बढ़े। इसके लिए भी सरकार को नियम बनाने चाहिए कि जो व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो उसके लिए नियम तय हो कि इतने प्रतिशत आपको रिसाइकल्ड मटेरियल्स का इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें वो लिमिटेड है, और जिस हिसाब से मोटराइजेशन बढ़ रहा है मेरे ख्याल से ये सारे सिस्टम को हमें पुख्ता करना होगा, तब जाके ही हम ये प्रदूषण को भी कम कर पाएंगे और हमारा जो डिपेंडेंसी ऑन नेचुरल रिसोर्सेस हैं उसको भी हम रिसाइकल्ड मटेरियल्स के सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ ले जा पाएंगे। तो मेरे ख्याल से इसको एक होलिस्टिक व्यू की तरफ देखना होगा। इंसेंटिव्स भी हमें तय करने होंगे, जैसे जब दिल्ली में सीएनजी प्रोग्राम लाया गया था तो सॉफ्ट लोन दिया गया था ऑटो रिक्शा और ये टैक्सी ड्राइवर्स को दिल्ली फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के द्वारा। तो मेरे ख्याल से कोई स्कीम भी लॉन्च की जा सकती है, छोटे जो जिनके पास बिल्कुल एक गाड़ियां हैं, दो गाड़ियां, बहुत अहम बात आपने कही। और मेरा जो दूसरा सवाल था कि भाई हम अगर बाकी जगहों को देखें तो क्या हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, उसका भी बखूबी आपने जवाब दिया कि आखिर हमारे पास अगर हम आदर्श के तौर पर देखें दूसरे देशों की ओर तो हमें किन चीज़ों पर और काम करने की आवश्यकता है। और जाहिर सी बात है इन सब के बीच सवाल उठता है उस कंज्यूमर का जो सबसे अहम मायने रखता है। और इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है हसमुख साहब की एक आरोप लग रहा है, एक तरह से एक बहस ये भी चल रही है कि जो ऑटो कंपनियां हैं ये पूरा जो ये पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं उनको बहुत बड़ा फेवर तो होगा, लेकिन आम कंज्यूमर जो है, आम बिजनेसमैन जो है उसके लिए ये थोड़ा सा दबाव भरा फैसला हो सकता है। क्या आप कहेंगे? बरोबर है कि ये कोई ऑटो कंपनी की जो पॉलिसी, इसमें दबाव तो नहीं समझ सकते हम लोग। हम भी एज अ ट्रांसपोर्टर या हम लोग एज अ सिविलियन कि भाई पॉल्यूशन तो कम होना ही चाहिए। और एक हमने जो एनालिसिस किया है कि भाई ओल्ड व्हीकल्स एंड न्यू व्हीकल्स में जो फ्यूल एफिशिएंसी और जो एक्सीडेंट का जो रेशियो सब में फर्क पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि आज इंडिया में जो ट्रांसपोर्टर जो है, तो बिग ट्रांसपोर्टर्स जो है जिसके पास ओन व्हीकल्स है उसके पास मोस्टली जो वेंडर्स की व्हीकल्स होती है जो एक या दो गाड़ी के ओनर्स होते हैं। तो उनके हिसाब से जो भी हमारी बात होती है किसी भी कि हम स्क्रैप पॉलिसी के लिए और ये पॉल्यूशन तो कम करना ही है इंडिया का जो मोटो है और हमारे देश के लिए, हम तो ये इसमें 100% एग्री है। खाली एक इकोनॉमी जो होती है कि आज जो गाड़ियों का जो आज एग्जाम्पल दूं
कि बॉम्बे टू दिल्ली एक हम व्हीकल भरेंगे, वो 10 साल जूनी गाड़ी होगी, उसका जो रेट होगा तो, और जो न्यू गाड़ी रेट तो एक ही मिलने वाला है। जबकि न्यू गाड़ी और न्यू जो आज की यूरो 6 की गाड़ी लेंगे और 10 साल जूनी गाड़ी है, उसके रेट में इतना डिफरेंस है तो 10% में उसकी वैल्यू है। और जब स्क्रैप करेंगे और वो आदमी जब नया गाड़ी लेगा तो उसको इकोनॉमिकली वायबल नहीं रहेगा। और इतना जो वॉल्यूम इतना ज्यादा है ना कि इसको गवर्नमेंट कैसे टैकल करेगी वो मैं नहीं समझ सकता हूँ। लेकिन मेरा एक सुझाव ये है कि कुछ ऐसा करे कि भाई ट्रांसपोर्टर या इंडिविजुअल जो है वो भी गाड़ी स्क्रैप करे और उसको सामने कुछ टैक्स में गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स है कि भाई गवर्नमेंट के पास जो अथॉरिटी है, बिल्कुल, कि भाई टैक्स की अथॉरिटी है, रोड टोल टैक्स की जो अथॉरिटी है, उसमें कुछ उसको कॉम्पेंसेट करे तो पब्लिक खुद हम जो ओनर्स है वो इसमें जुड़ेंगे। जो बिल्कुल समय कम है हसमुख साहब। एक आखिरी सवाल सुधीर जी से मैं लेना चाहता हूं। सुधीर जी, आपकी क्या राय है कंज्यूमर की अगर हम बात करें, हम अभी कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें, सरकारी गाड़ियों की बात करें, आगे आने वाले वक्त में निजी गाड़ियों पर भी इसका असर पड़ेगा, उसके लिए क्या फिलहाल इस तरह के जो बड़े फैसले हैं वो एक प्रेशर सिचुएशन क्रिएट करते हैं? जी, मेरे हिसाब से बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि दो तरह के कंज्यूमर हैं। एक तो जो हम कंज्यूमर हैं एनवायरनमेंट के या हवा के, हम लोग भी कंज्यूमर हैं, सब कंज्यूमर हैं। तो एक बड़ा दायित्व सबका बनता है कि एनवायरनमेंट बेटर हो। एनवायरनमेंट के कंज्यूमर 100% लोग हैं, चाहे वो गाड़ी ले या ना लें, या टू व्हीलर ले या ना लें। दूसरा, ये जो पॉलिसी आज की गई है ये प्राइवेट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, खाली गवर्नमेंट के लिए। इवन इफ प्राइवेट के लिए आती है तो एक दूसरी चीज इग्नोर नहीं करनी चाहिए जो सेफ्टी की है, और सेफ्टी पे आप कोई वैल्यू नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि काफी पुराने कमर्शियल व्हीकल्स ऐसे हैं जो अनसेफ कंडीशंस में चल रहे हैं, चाहे वो बस हो, ट्रक हो। उस टाइम के ब्रेकिंग सिस्टम्स अलग थे, बाद में एडिशंस अलग हुए हैं। और इंडिया में एक अच्छी बात यह है कि जब स्क्रैपिंग सेंटर सेटअप हो जाएंगे तो इंडिया में नॉर्मली कोई भी चीज वेस्ट नहीं जाती है, और जो जैसे जैसे रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ेंगी उस हिसाब से स्क्रैपिंग का एक पर्टिकुलर वैल्यू कस्टमर को मिलता है, जिससे नॉर्मली वो डाउन पेमेंट कर पाता है नई गाड़ी के लिए। जो कमर्शियल व्हीकल को देखें तो 90 to 95% गाड़ियां फाइनेंस होती हैं। तो सबसे अहम इसमें यह रहेगा कि अगर गवर्नमेंट इसको प्रायोरिटी सेक्टर में ले आए कि जो भी गाड़ी लेता है रिप्लेसमेंट में उसको प्रायोरिटी सेक्टर पे मिलेगा, उसको फाइनेंसिंग मिलेगा, और नॉर्मली जो कुछ इस तरह के कंपनसेशन जरूर देने होंगे और बदलाव करने होंगे। समय का मैं माफी चाहूंगा सुधीर सर, आपको रोका मैंने बीच में, और तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस चर्चा का मकसद यही था कि हम इस पॉलिसी को समझें और इसकी क्या मकसद है और इसका क्या असर पड़ने वाला है, उन सबको समझें। जो बात हमें समझ में आई वो यही है कि पॉलिसी ज़रूरी थी, ये बात तय है। इसके साथ ही बदलाव ये है कि हम सभी जो हैं वो कंज्यूमर तो हैं, लेकिन हम एनवायरनमेंट के भी कंज्यूमर हैं। तो हमारी जिम्मेदारी सबसे पहले इस एनवायरनमेंट के लिए है, एनवायरनमेंट को बचाने की है। इस दिशा में बड़ा फ़र्क तो पैदा होने वाला है। स्टेप बाय स्टेप चरणबद्ध तरीके से ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। वहीं अगर प्रदूषण के स्तर पर बात करें तो न सिर्फ इस कदम की वजह से, बल्कि जो फिटनेस टेस्ट की बात की जा रही है उसमें भी हमें एक एडवांस लेवल को अचीव करना पड़ेगा। उसके लिए जो भी देश बेहतर काम कर रहे हैं उनके मॉडल को अपनाना होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरी चर्चा पसंद आई हो। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।